Hello everyone, welcome to our YouTube channel CA Sansar. This is Shivangi Mittal. I am a chartered accountant by profession. Today मैं आपके सामने टैक्स ऑडिट चेकलिस्ट की अपना पार्ट नंबर 9 लेकर आई हूँ, जहाँ पे हम क्लॉज 35 to 40 और फॉर्म 3CD डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक टोटल 8 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें मैं पार्ट 1 to 8 में क्लॉज 1 से लेकर 34 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये पीछे के पार्ट देखने हैं तो उसके लिए आप या तो कमेंट सेक्शन देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारी ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेशन चाहिए देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज को। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट आएगा विच इज पार्ट नंबर 10 एंड देन यहाँ से हम अपनी सीरीज को कंक्लूड कर देंगे। पार्ट नंबर 10 में जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म 3CD में टोटल 44 क्लॉजेस होते हैं एंड आज हम 40 तक कवर कर लेंगे। तो सिर्फ आगे के जो 4 क्लॉज हैं वो प्लस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसी तरीके से हमारी जो टैक्स ऑडिट की जो सीरीज है ये कंक्लूड हो जाएगी। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उसमें आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि क्लॉज में क्या लिखा है। उसके बाद हम लोग क्लॉज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या रिव्यू करेंगे एंड देन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पर आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लॉज नंबर 35 से। क्लॉज 35 में टोटल 2 पॉइंट्स आते हैं, 35A एंड 35B। जो क्लॉज 35 है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव डिटेल्स के बारे में बात करता है, या तो आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। उसमें आपको अपनी क्वांटिटेटिव डिटेल्स जैसे कि आइटम नेम हो गया, यूनिट नेम हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस टाइप की आपको डिटेल्स देनी है। चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो, आपको इन चीजों की डिटेल अपने क्लॉज 35 में देनी है। तो क्या सर्विस इंडस्ट्री जो है वो क्लॉज 35 में डिटेल्स मेंशन करेगी? नहीं, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में तो क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं है, या फिर स्टॉक में वो डील ही नहीं करते। दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर सो देयरफॉर फॉर सर्विस इंडस्ट्री द क्लॉज नंबर 35 इज नॉट एप्लीकेबल। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लॉज 35A से, जो कि बोलता है कि इन द केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न गिव क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ गुड्स ट्रेडेड। अब सपोज करो एक ट्रेडिंग कंसर्न है और हमें यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटेल्स देनी है उन आइटम्स की जो हमने ट्रेड किए हैं। अब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, सो देयर कुड बी सम आइटम्स जिनकी सेल सबसे ज्यादा होती होगी एंड देयर कुड बी सम आइटम्स जो कि बहुत लेस रेवेन्यू जनरेट करते होंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे लिए वर्दी आइटम्स कौन से हैं। वर्दी आइटम्स का मतलब है कि whether the details in the format specified in clause 35A for items which constitute 10% of the aggregate value of the purchases has been obtained। मतलब सपोज करो 5 आइटम्स हैं एंड अगर उनकी सेल 10% से ज्यादा हो रही है टोटल ऑन एन एवरेज, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो 10% से ज्यादा कर रहे हैं, सो दैट मीन्स वो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट आइटम्स है एंड उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो हमें देखना है कि whether the details in the format is specified, क्या जो डिटेल्स हैं, जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया है, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि आइटम नेम हो गया, यूनिट नेम हो गया, परचेज हो गई, सेल हो गई। फॉर आइटम्स व्हिच कंस्टिट्यूट 10% ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परचेजेस, मतलब कि जो आप परचेज कर रहे हो और जो आप सेल कर रहे हो, अगर वो जो उनका रेशो है वो टोटल जो आप परचेज या सेल कर रहे हो आइटम उसमें 10% से ऊपर आता है, सो दैट मीन्स वो हमारे लिए मेन स्टॉक है एंड हमें उनकी डिटेल्स लेनी है। Next is whether the details given above have been cross-checked with the books of account and any deviation noticed. कई बार क्या होता है, there is a factory and then there is a head office of the company. Factory में जो stock items होते हैं maintained, there may be a case when जब head office के हम books of account देखते हैं और जो factory के books of account देखते हैं, तो जो उनका stock आ रहा होगा हो सकता है कि वो मैच ना करे। तो आपको ये देखना है कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है या नहीं। जो आपने डिटेल्स ली है फैक्ट्री के, जो क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स ली हैं और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में डिटेल्स हैं वो मैच होनी चाहिए, और अगर कोई डेविएशन है तो आपको वो देखना है कि वो किस चीज का डेविएशन है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ शॉर्टेज वेदर द रीजन फॉर शॉर्टेज हैज बीन चेक्ड। अगर कुछ शॉर्टेज है, वेदर द इंश्योरेंस क्लेम्स मेड, स्टॉक लॉस्ट, थेफ्ट एक्सेट्रा हैव बीन correlated with the GST returns for the period।
सो दे लाइक जैसे अगर सपोज करो थेफ्ट हो गया, फायर लग गई, स्टॉक लॉस्ट हो गया किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो क्या हमने उसका इम्पैक्ट लिया है जीएसटी रिटर्न में? दैट is also that you have to check. Next is whether management representation has been obtained in this regard. आपको management representation letter भी इसके लिए लेना है। अब क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल 10% से ऊपर का मैं बता रही हूँ, तो ये करंट ऑडिट फाइल्स में आएगा, बिकॉज हम लोग करंट ईयर की डिटेल्स देख रहे हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हमारे करंट ऑडिट फाइल्स का पार्ट होगा। एंड अगर कोई शॉर्टेज हो रही है, कोई थेफ्ट हो रहा है, कोई स्टॉक लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू एनी एक्सवाइजेड रीजन, तो वो भी हमारे करंट ईयर की वर्किंग में आएगा। अब जो क्लॉज 35B है वो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होता है। जो क्लॉज 35A है वो हमारा ट्रेडिंग कंसर्न के लिए होता है। क्लॉज 35A इज फॉर ट्रेडिंग कंसर्न एंड क्लॉज 35B इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है उनको क्लॉज 35B में अपने डिटेल्स मेंशन करनी है। So in the case of a manufacturing concern, give quantitative details of the principal items of raw materials, finished products and byproducts. आपको raw material, finished product and byproduct के बारे में डिटेल्स देनी है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स देनी है, लाइक आइटम नेम, यूनिट नेम, परचेज, सेल, इस टाइप की आपको डिटेल्स निकालनी है। सेम जो कि हमने 35A में देखा कि whether the details in the format specified in clause 35B A and B for items which constitute 10% of the aggregate value of purchases, turnover, consumption and production has been obtained. So अभी हम लोग 10% से ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 10% से नीचे है तो क्या हमें लेना है? देखिए, मैं ये जो 10% वाली बात कर रही हूँ कि 10% ऑफ स्टॉक आइटम्स अगर उससे ज्यादा है तो वो आपको कंसिडर करना है मेन। ये बेसिकली उन एंटिटीज के लिए जिनका जो अमाउंट है वो बहुत जो हेवी ट्रांजेक्शंस होती हैं, जिनकी जो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ले लेते हैं, तो उनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन और जो है सेल होता है। सो उनके केस में 10% इज ओके, बट इफ यू अगर आपकी एंटिटी एक नॉमिनल सी है, लाइक छोटी सी है, सो इन दैट केस आपको पूरा ही कंसिडर करना है। आपको उसमें 10% या 2% नहीं देखना। जहाँ पे आइटम लिस्ट ही कम हो तो फिर उसमें आपको सारे ही कंसिडर करनी है। Next is whether the details given above has been cross-checked with the books of account, consumption records, production records, and closing stock and deviation noticed. अभी ट्रेडिंग कंसर्न में हमारे कंजप्शन रिकॉर्ड्स या प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, बिकॉज हम लोग जस्ट परचेज करते हैं देन आगे सेल कर देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वी डू हैव द कंजप्शन रिकॉर्ड्स एंड द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स एंड देन द क्लोजिंग स्टॉक, लाइक रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, उसका हमने वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, उसको एक वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल शर्ट के बनाने के लिए हमने एक क्लॉथ परचेज किया एंड देन हम उसको उसमें जो टेलर्स है वो उसमें उसको बना रहे हैं एंड देन आगे उसका फिनिश प्रोडक्ट बनके शर्ट हमारी तैयार हो रही है, तो उसमें कंजप्शन रिकॉर्ड भी आएगा, प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी होंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है। Next is whether the consumption and yield details has been checked with production records and yields obtained for the finished goods, raw materials, byproducts, scrap, etc. has been reported accordingly. क्या जो consumption and yield details हैं वो आपको चेक करनी है with the production records. Yield मतलब बेसिकली आप ये कैसे तो टर्नओवर हो गई, जो कितना हमने कंजप्शन किया एंड देन कितना हम आगे उसको भेज रहे हैं। एंड फॉर द फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्ट हैज बीन रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज नंबर 36 ऑफ फॉर्म 3CD। क्लॉज नंबर जो 36 आता है वो हमारा बात करता है डिविडेंड से रिलेटेड। अभी फाइनेंस एक्ट 2020 से हमारा जो डिविडेंड है वो हमारा एबोलिश हो गया है। डिविडेंड जो डीडीटी हम पे करते हैं, अब उस पर हमारा टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है। लेकिन हम यहाँ पे बुक्स किसकी बना रहे हैं? हम फाइनेंशियल 1920 की बना रही है। और एबोलिश कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2020 से। सो दैट मीन्स फॉर दिस ईयर, फॉर जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल 1920, हमारे लिए डिविडेंड की प्रोविजन नेसेसरी है कि हम उसको रिव्यू करें। अब ये जो क्लॉज 36 है सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे अप्लाई होगा जहाँ पे हमारा डिविडेंड या जहाँ पे हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एंड पे हुआ है। लेकिन अगर आप डिविडेंड पे या डिक्लेयर नहीं करते हो और स्टिल आप जैसे क्लॉज 222E में फॉल करते हो, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो हम तो भी आपको क्लॉज 36 में मेंशन करना होगा। सो क्लॉज 36 आता है हमारा, इसमें हमारे दो जो सेक्शंस है वो बहुत नेसेसरी है। सो अगर डिविडेंड के मैं बारे में बात करूँ तो सेक्शन 115O ये हमारे लिए नेसेसरी है जो हमें कंसिडर करना है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 222E।
इसके बारे में भी हमें देखना है। सो देयर आर टू क्लॉजेस इन 36 में हमारे दो पॉइंट्स आते हैं। सो एक जो मेन पॉइंट है वो 115 ओ से रिलेटेड है, जिसमें आपको टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अमाउंट ऑफ डिडक्शन as referred to in section 115 O1A, amount of deduction as referred to in section 115 O1A, ये सारा हमें आगे बताना है। एंड देन सेक्शन 222E। सबसे पहले हम सेक्शन 115 O ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखते हैं कि वो क्या कहता है। सो एज पर दिस सेक्शन, ये बेसिकली किसके लिए है? टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। सो इफ इन केस देयर इज अ डोमेस्टिक कंपनी हु इज बेसिकली जो कि सो इन केस इफ देयर इज अ डोमेस्टिक कंपनी जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर रही है, जो कि डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, सो इस केस में आपको डीडीटी पे करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। और आगे से ये एबोलिश हो गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ओके, सो व्हाट डज दिस सेक्शन से? दिस सेक्शन सेज दैट notwithstanding anything contained in any other provisions of this act and subject to the provisions of this section, in addition to the income tax chargeable in respect of the total income of a domestic company for any assessment year. So अगर ये जो ये कहता है कि कुछ भी जो लिखा हो पूरे एक्ट में इनकम टैक्स के अलावा, अगर एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय सच कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड। सो इफ देयर इज अ डोमेस्टिक कंपनी एंड वो कोई अमाउंट डिक्लेयर करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है, पे करी है एज डिविडेंड, चाहे इंटरिम डिविडेंड करी हो या अदरवाइज, on or after the first day of April 2003 but on or before the 31st day of March 2020, whether out of current or accumulated profits, shall be charged to additional income tax, hereinafter referred to as tax on distributed profits at the rate of 15%. सो ये बेसिकली सेक्शन 115 ओ ये कहता है कि अगर आपकी कोई डोमेस्टिक कंपनी है और वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है अप टू 31 मार्च 2020, मतलब जो ऑलरेडी जा चुका है हमारा जो ईयर एंड हो चुका है, तो आपको उस पे डीडीटी पे करना होगा एट द रेट ऑफ 15%, प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड रेफर टू इन क्लॉज सब क्लॉज ई ऑफ clause 22 of section 2. This subsection shall have effect as if for the words 15%, the word 30% had been substituted. बट यही अगर आप सेक्शन 222E में फॉल करते हो तो 15% की जगह आपको कितना परसेंट का डीडीटी देना होगा? आपको 30% का देना होगा। सो 222E भी हम अभी पढ़ेंगे जब हम क्लॉज 36A पर आएंगे। इसी के साथ जो सेक्शन 115 ओ का 1A है जो कि बोलता है द अमाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी रिड्यूस्ड बाय। सो जो अमाउंट हमने अभी देखा कि कंपनी ने डिक्लेयर किया, डोमेस्टिक कंपनी ने जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया और उसके बाद उसने उस पर डीडीटी पे किया। अब जो अमाउंट वो डिक्लेयर कर रही है, सो देयर आर सम केसेस जहाँ पे वो जो अमाउंट डिक्लेयर किया गया है उसमें से एक रिडक्शन हमें अलाउ की गई है कि आप कम डीडीटी पे कर सकते हो। इस सेक्शन 1A को मैं एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करना चाहूंगी। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 115 ओ 1A। सो देयर इज अ डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी है वो इंडियन ही है, डोमेस्टिक है, एंड एक डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी है। अब ये जो होल्डिंग कंपनी है इसकी सब्सिडरी कंपनी में 100% की शेयर होल्डिंग है और होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डर्स ये इतने सारे हैं कि शेयर होल्डर्स ऑफ डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी। नाउ जो सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि 100% शेयर होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी में, तो वो डिविडेंड देती है, डिविडेंड गिवन बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। तो अब क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडियन कंपनी जब डिविडेंड दे रही है, किसको दे रही है वो मैटर नहीं करता, बट वो दे रही है डिविडेंड, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी इज गिविंग डिविडेंड टू इट्स होल्डिंग कंपनी, और अगर वो शेयर होल्डर्स को भी दे रही होती तो भी उसको डीडीटी पे करना होता, बट यहाँ पे मैं डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी का एग्जांपल ले रही हूँ। तो एज पर सेक्शन 115 ओ सब्सिडरी कंपनी वुड बी पेइंग डीडीटी एट द रेट ऑफ 15%। ये हमने अभी सेक्शन 115 ओ में देखा। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये जो डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी है ये डिक्लेयर करती है डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, तो होल्डिंग कंपनी को भी मतलब होल्डिंग कंपनी ने अपनी जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को देने का डिक्लेयर किया, तो होल्डिंग कंपनी को भी डीडीटी पे करना है क्योंकि ये भी डोमेस्टिक कंपनी है, ये आगे डिविडेंड पे कर रही है। तो क्या है कि एज पर सेक्शन 115 ओ 1A, जो सेक्शन 115 ओ 1A है, ये कहता है कि इफ द डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड एंड पार्ट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूड्स डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी। सो अगर कोई डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है आगे,
एंड जो भी उसका प्रॉफिट है उसमें कुछ सब्सिडरी कंपनी का डिविडेंड डिक्लेरेशन जो उसने रिसीव किया है वो इंक्लूड है, then the same shall be reduced while calculating DDT as the subsidiary company has already paid the DDT on such amount. So basically holding company के कुछ accumulated profits होंगे, उन accumulated profits में जो subsidiary company ने dividend दिया है वो भी उसका पार्ट होगा. So as per section 115(o)(1)(a) जो ये बेनिफिट देता है कि जो होल्डिंग कंपनी है अगर वो आगे डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और आगे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो जो अमाउंट उसने सब्सिडी कंपनी से रिसीव किया है वो उसको लेस करके फिर आगे डीडीटी पे कर सकती है एट द रेट ऑफ 50%. सो अभी जो क्लॉज 36 है मैं इसका एक फ्लो ऑफ डिस्कशन बताती हूँ. सबसे पहले हम ये ABCDE हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड ये रिलेटेड है सेक्शन 115(o) से रिलेटेड. तो A है हमारा टोटल अमाउंट. अब हम देखते हैं कि हमारा 36 में लिखा क्या है. इन द केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115(o) इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. आपको डोमेस्टिक कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी है तो इसमें डिटेल्स नहीं जाएंगी, डोमेस्टिक कंपनी के बारे में ही ये बात कर रहा है. तो हमें डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115(o) इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. आपको 115(o) से रिलेटेड आपको डिटेल्स देनी है. ए में आपको देना है टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के बारे में कि आपने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया. ठीक है. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ, सपोज करो होल्डिंग कंपनी है तो आपने कितना अमाउंट होल्डिंग कंपनी ने डिक्लेयर किया. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ रिडक्शन एज रेफर टू इन सेक्शन 115(o)(1)(a) कि आपने कितना उसमें से जो आपने सब्सिडी से रिसीव किया है तो आपने कितना रिड्यूस किया. नेक्स्ट इज टोटल टैक्स पेड देयर ऑन, आपने कितना डीडीटी पे किया. नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ पेमेंट विद अमाउंट. ओके, ये आपको सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है. तो सबसे पहले हम ए पे आते हैं जो कि बोलता है टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. सो 36A जो कि ये कहता है कि इन द केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115(o) इन द फॉलोइंग फॉर्म टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. Whether the company has declared or distributed any dividend before 31st March 2020, आपको ये देखना है कि क्या कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है before 31st March 2020. Whether the gross amount of dividend distributed is reported here without any deductions. तो क्या जो ग्रॉस अमाउंट है डिविडेंड का वो आपने रिपोर्ट किया है विदाउट एनी डिडक्शंस. Whether dividend represented by section 222E included here. क्या डिविडेंड जो कि 222E से रिलेटेड हम जो डिविडेंड कंसिडर करेंगे एज पर सेक्शन 222E वो तो नहीं इंक्लूड है इसमें, आपको ये भी चेक करना है. नेक्स्ट इज वेदर द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड फॉर प्रपोजिंग इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑब्टेन्ड. सो रेजोल्यूशन आपको देखना है, बोर्ड रेजोल्यूशन जो होता है. नेक्स्ट इज वेदर डिस्क्लोजर हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रपोज्ड डिविडेंड. डिस्क्लोजर्स प्रॉपर होनी चाहिए financial statements में. Whether the bank statement of the escrow account for dividend obtained and verified. Next is whether the company's internal MIS for the said transaction has been checked. आपको MIS भी देखनी है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड. सो अब ये भी जो चीजें हैं ये हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये हमारी करंट ईयर की जो फाइल है, ऑडिट फाइल है, उसमें हम कंसिडर करेंगे. लाइक जैसे MIS है, बैंक स्टेटमेंट है, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये सारी आपको चेक करनी है. नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ रिडक्शन एज रेफर टू इन सेक्शन 115(o)(1)(a)(1). सो बेसिकली सेक्शन 115(o)(1)(a)(1) आता है. नेक्स्ट आता है सेक्शन 115(o)(1)(a)(2). सो 1A1 बेसिकली रिलेटेड है जहाँ पे जिस सब्सिडी कंपनी से आप रिसीव कर रहे हो वो आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, तो डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी जो हमने एग्जाम्पल में भी लिया. और 1A2 वहां पे आता है जहाँ पे आपकी जो जिस कंपनी से आप रिसीव कर रहे हो वो आपकी फॉरेन सब्सिडरी है. सो अभी हम यहाँ पे डोमेस्टिक सब्सिडरी के एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं. नेक्स्ट ये जो बी है इसमें आपको देखना है वेदर द अमाउंट ऑफ डिडक्शन एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 115(o)(1)(a)(1) दैट इज द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स सब्सिडरी व्हिच इज आल्सो डोमेस्टिक. अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी जो डोमेस्टिक है उससे अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हो तो आपको यहाँ पे अमाउंट रिड्यूस करना होगा एंड आपको उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे देनी है इस क्लॉज में. नेक्स्ट इज इफ द सब्सिडरी इज फॉरेन कंपनी वेदर द टैक्स इज पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 115BBD. अगर सब्सिडरी जो है फॉरेन कंपनी है तो क्या उस पर टैक्स पे किया गया है डोमेस्टिक कंपनी ने एज पर सेक्शन 115BBD. और ये क्योंकि आपकी करंट ईयर से रिलेटेड है तो ये आपकी करंट ऑडिट फाइल में आएगा. नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट ऑफ रिडक्शन एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 115(o)(1)(a)(2).
इसमें आपको देखना है whether the amount of dividend, if any, paid to any person for on or on behalf of the new pension system trust referred to in clause 44 of section 10 has been reported. सो सॉरी 182 जो था वो एनपीएस से रिलेटेड है, न्यू पेंशन सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है. एंड वेदर द वर्किंग पेपर्स ऑफ हाउ सच रिडक्शन हैज अराइव्ड हैव बीन केप्ट इन द फाइल बाय द ऑडिटर. ये आपकी करंट ऑडिट फाइल्स में आएगा. नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115 ओ इन द फॉलोइंग फॉर्म. आपको टोटल टैक्स आपने कितना पे किया है उसकी डिटेल्स देनी है एंड डेट ऑफ पेमेंट विद अमाउंट, और कितना कब आपने पे किया, कौन सी डेट को पे किया और कितना अमाउंट पे किया, ये भी आपको उसकी डिटेल्स देनी है. तो वेदर द डेट ऑफ पेमेंट, उसके चलान भी होगा, आपको चलान भी लेना होगा. तो वेदर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन एसेटिंग फ्रॉम द ड्यूली रिसीव्ड चलान एंड बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा. आपको चलान देखना है बेसिकली, और उससे आपको डेट ऑफ पेमेंट अपनी इसमें मेंशन करनी है. चेक बाय द डीडीटी अमाउंट इज करेक्टली कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 115 ओ. आपको ये भी देखना है कि क्योंकि देखो 1920 में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है सो डेफिनेटली उसका चलान पेमेंट एक्सेट्रा सब कुछ हो गया होगा. सो इसमें आपको चलान ऑलरेडी डिपॉजिटेड हुआ होगा, सारे डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी हो चुकी होंगी एंड यू आर जस्ट चेकिंग द डिटेल्स. सो चेक करने में आपको ये देखना होगा कि जो अमाउंट पे हुआ है डीडीटी का ऑलरेडी, तो वो करेक्ट अमाउंट है या नहीं, एंड अगर करेक्ट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मेजर्स लेने होंगे. नेक्स्ट इज चेक whether DDT amount has been deposited within 14 days of declaration, distribution or payment of dividend, whichever is earliest. So basically as per section 115 O, it is required you to deposit the DDT amount within the 14 days of declaration, distribution or payment of dividend, whichever is earlier. So आपको ये चेक करना है कि वो 14 डेज के अंदर हुआ है या नहीं. अगर नहीं हुआ है so in that case आपको अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी होगी. नेक्स्ट whether TDS under section 194 has been deducted if dividend declared after 1st April 2020. इसी के साथ आप क्योंकि बुक्स चेक कर रहे हो 1920, सो आपको देखना है कि आगे भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और उसमें देखना है कि कहीं डीडीटी तो नहीं पे करा दिया, उसमें आपको टीडीएस के प्रोविजंस लग जाएंगे, सो वो आपको कंसिडर करनी है. ऑल्दो इसकी रिपोर्टिंग एज सच इसमें नहीं होगी, बट ये आपके लिए आई थिंक बेनिफिशियल होगा कि आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दें इसके बारे में. सो ये हमारी करंट ऑडिट से करंट ईयर की ऑडिट से रिलेटेड है, तो ये सारी हमारी जो है करंट वर्किंग पेपर्स में आएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज 36A, जो कि बात करता है सेक्शन 222E के बारे में. सो व्हाट इज दिस सेक्शन 222E, ये हम आगे दूसरी स्लाइड से समझेंगे. सो 36A बोलता है whether the assessee has received any amount in the nature of dividend as referred to in section 222E. So basically जो section 222 है वो section 2 is basically for the definitions in the income tax, and उसका जो सबसेक्शन आता है 22 वो डिविडेंड के बारे में बात करता है. और डिविडेंड के अंदर ABCD ऊपर 4 क्लॉज आते हैं. अभी ये हम E के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जो सेक्शन 222 है वो बोलता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स, डिविडेंड में क्या क्या इंक्लूड होगा. तो ABCD और भी पॉइंट्स है, लेकिन अभी हम E के बारे में बात कर रहे हैं. एंड अगर आप जो अमाउंट रिसीव करते हो एज पर सेक्शन 222E, अगर यस है वो हम डिविडेंड मान लेंगे, तो आपको फिर आगे की डिटेल देनी है कि आपने कितना अमाउंट रिसीव करा, कब रिसीव करा, ये बाकी की डिटेल्स आपको देनी है. सो लेट्स स्टार्ट अब जो सेक्शन है 222E कि डिविडेंड इंक्लूड्स. डिविडेंड में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है. तो एनी पेमेंट बाय अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन व्हिच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. अगर कोई कंपनी पेमेंट कर रही है नॉट बीइंग अ कंपनी इन व्हिच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, या क्लोजली हेल्ड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड भी जो क्लोजली हेल्ड हो सकती है, सो वो कंपनीज हो गई. सो लॉ में तो जो वर्ड लिखा गया है वो नॉट बीइंग अ कंपनी इन व्हिच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड लिखा गया है. सो लेट्स अज्यूम इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन नॉट बीइंग अ कंपनी इन व्हिच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का एक वाइडर मीनिंग है. अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर चलते हैं. सो अगर कोई कंपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पेमेंट करती है ऑफ एनी सम whether is representing a part of the assets of the company otherwise made after the 31st day of May 1987 by way of advance or loan to a shareholder. So suppose करो there is a company and वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है उसको या तो एडवांस दे रही है या लोन दे रही है. ओके
एंड वो जो शेयर होल्डर है, बीइंग ए पर्सन हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स, not being shares entitled to a fixed rate of dividend whether with or without a right to participate in profit. और वो जो शेयर होल्डर है वो इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसकी इंस्टेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग में एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट बीइंग शेयर्स एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होना चाहिए. होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, और कम से कम जो मिनिमम वोटिंग पावर है उस पर्सन की, जो शेयर होल्डर जिसको हमने एडवांस या लोन दिया है, वो 10% होनी चाहिए मिनिमम. सो एक कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर को कोई एडवांस या लोन देती है जो जिसकी जो शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में 10% या उससे ज्यादा है, या फिर वो किसी कंसर्न को देती है जिसमें वो जो शेयर होल्डर है वो मेंबर है या पार्टनर है, एंड इन विच ही इज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन आफ्टर इन दिस क्लॉज referred to as a said concern, or any payment by any such company on behalf or for the individual benefit of such shareholder. तो अगर वो कोई भी अमाउंट ऐसे पे करती है टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी इन आइदर केस पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने उसके प्रॉफिट्स है अगर उतना तक हम कंसीडर कर लेंगे कि वो उसको डिविडेंड दिया गया है. सो एक कंपनी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर को कोई एडवांस या लोन देती है जिसकी जो शेयर होल्डिंग है उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा है, या फिर वो जो कंपनी है वो किसी कंसर्न को जो है वो देती है जिसमें जो शेयर होल्डर जिसकी 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है उसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब कि उसका एक अच्छा खासा एक इन्वॉल्वमेंट है उस कंपनी में या कंट्रोल है उस पर, ठीक है. या और एनी पेमेंट बाय एनी सच कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट, या फिर कुछ उसके बेनिफिट के लिए वो कुछ पेमेंट करी है, तो जब तक जितने की प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो वो हम उसका डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, या डिविडेंड की डेफिनेशन में वो इंक्लूड होगा एज पर सेक्शन 222E. सो 36A में हमें क्या क्या चेक करना है. सो एज पर सेक्शन 36A, एज पर क्लॉज 36A, जो उसका पॉइंट नंबर A है वो बोलता है whether the assessee has received any amount in the nature of dividend as referred to in section 222E. So अगर आपने ऐसी कोई अमाउंट दी है अगर आपकी कंपनी ने, तो या आपने रिसीव करी है, तो आपको ये चीजें देखनी है, एंड अगर है तो आपको यस और नो देखना है. अगर यस है तो फिर आपको देखना है कि whether the assessee is a company in which public is not substantially interested. तो ये बेसिकली ये जो क्लॉज है ये कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, जिन्होंने ये डिविडेंड रिसीव किया है, जिसके शेयर होल्डर ने कुछ ऐसा अमाउंट रिसीव किया होगा, ये उन कंपनीज को देखना है. तो आपको ये देखना है कि आपका क्लाइंट क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, देन यू हैव टू चेक दिस डिटेल्स. जो कंपनी दे रही है उसके बारे में नहीं है ये क्लॉज, जिसने रिसीव किया है उसके बारे में है क्लॉज. तो कंपनी हो सकता है कंपनी ने रिसीव किया हो सकता है उसके शेयर होल्डर ने रिसीव करा हो, स्टिल यू हैव टू चेक दिस. Next is whether the assessee has received any payment by way of advance or loan from a company in which the assessee is a shareholder, member, partner having a substantial interest. Whether shareholder is registered shareholder having more than 10% shares in the said company. So you have to check कि जो यहाँ पे shareholder है उसकी 10% से ज़्यादा 10% या उससे ज़्यादा का voting power है, तो ये आपको एक बार चेक करना होगा. Check whether company possess accumulated profits on the date of payment of such लोन और एडवांस टू द असेसी एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. तो आपको ये देखना है कि क्या जो कंपनी है उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं डेट ऑफ पेमेंट पे ऑफ सच लोन और एडवांसेस असेसी के पास, एंड आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको रिपोर्ट करना होगा. अब ये जो वेदर द असेसी इज ए कंपनी व्हिच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ऐसी कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये तो परमानेंट डिटेल्स में आएगा. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो होता है, ये तो ये हमारी परमानेंट ऑडिट फाइल्स का पार्ट होगा. नेक्स्ट है 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर, आपको एवरी ईयर चेक करना होगा बिकॉज समटाइम्स शेयर होल्डिंग कैन बी चेंज. हो सकता है वन शेयर होल्डर ट्रांसफर्स हिज शेयर्स टू द अनदर शेयर होल्डर, सो ये आपको देखना होगा. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. अभी तक हमने अपने दो क्लॉज किए हैं, क्लॉज 35 एंड क्लॉज 36. There are 37, 38, 39, 40. There are 4 more clauses that we are going to proceed with. So अभी हम क्लॉज 37 और फॉर्म 3CD के बारे में डिस्कस करते हैं. So क्लॉज 37 बहुत छोटा सा है, आगे के क्लॉजेस बहुत छोटे से हैं. अभी क्लॉज 40 है जो एक थोड़ा सा मेन होगा.
तो क्लॉज 37 बात करता है वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट, क्या कोई कॉस्ट ऑडिट हुआ है, अगर हुआ है तो आपकी कोई जो डिस्क्वालिफिकेशन है या डिसएग्रीमेंट है ऑन एनी मैटर आइटम वैल्यू क्वांटिटी एज मे बी रिपोर्टेड और आइडेंटिफाइड बाय द कॉस्ट ऑडिटर, ये आपको मेंशन करना है। सो एज ए सी, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर डिफरेंट अपॉइंट हुआ होगा, सो जो भी आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं, अगर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है आपकी कंपनी में तो आपको येस और नो चूज करना है, सेलेक्ट करना है उस पर, एंड अकॉर्डिंगली कुछ भी जो कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट आपको लेनी है वहां पे, तो आपको ये देखना है कि चेक वेदर कॉस्ट ऑडिट प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 of the Companies Act 2013. So there is one section which is section 148 of the Companies Act 2013 which talks about the cost audit. इन केस ऑफ अ कंपनी, वो किसी किसी कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होता है, एवरी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। So you have to check whether your assessee is liable for the cost audit or not. In case if is liable, तो उनका कॉस्ट ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको इन्फॉर्म करना है उनको कि आप अपना कॉस्ट ऑडिट कराइए, और जो कॉस्ट ऑडिटर है उनकी जो रिपोर्ट है वो भी आपको अपने पास रखनी होगी। आपको ये देखना होगा कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है या कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है ऑन एनी मैटर आइटम वैल्यू क्वांटिटी रिपोर्टेड आइडेंटिफाइड बाय द कॉस्ट ऑडिटर इन द अबव रिपोर्ट। अगर है तो चेक व्हाट further information is available with the SSA with regard to above till the date of tax audit report and incorporated subsequent information in the report. So अगर कुछ disqualification है, कुछ एग्रीमेंट नहीं है, मतलब बेसिकली कुछ चीजों में आपकी डिटेल्स मैच नहीं करी है विद द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो आपको वो चीजें फर्दर चेक करनी है विद द क्लाइंट, विद द कॉस्ट ऑडिटर, ये सब आपको चेक करना है। एंड क्योंकि जो कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट है वो आपकी करंट ईयर से रिलेटेड होती है, तो ये हमारी करंट ऑडिट फाइल्स में आएगी, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करोगे वो हमारी करंट ऑडिट फाइल्स का पार्ट होगी। सो देयर इज नेक्स्ट क्लॉज विच इज क्लॉज नंबर 38 ऑफ फॉर्म 3CD विच टॉक्स अबाउट द सेंट्रल एक्साइज एक्ट के बारे में। अगर आपका ऑडिट हुआ है सेंट्रल एक्साइज एक्ट में, सो आपको उसमें वही अपनी डिस्क्वालिफिकेशन डिसएग्रीमेंट के बारे में बताना है। So आपको देखना है whether any audit was conducted under the Central Excise Act 1944 for any year has been ascertained from the management. तो आपको अपनी मैनेजमेंट से पूछना है कि उनका कोई ऑडिट हुआ है क्या सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंडर एंड अगर हुआ है तो वेदर कॉपी ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द एसएससी हैज बीन ऑब्टेन्ड एंड रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली। आपको एसएससी से रिपोर्ट लेनी है, बट अभी ये जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है ये अभी एज सच एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है या जो वैट है ये सारी चीजें रिप्लेस हो गई है बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसलिए ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है। बट येस, अगर कोई एंटिटी है जिसपे ये एप्लीकेबल है, आप कुछ प्रीवियस ईयर का टैक्स ऑडिट कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस क्लॉज। There is clause number 39 of Form 3CD which talks about the audit under Section 72A of Finance Act 1994. So what is this Section 72A of Finance Act 1994? This basically talks about the service tax. So if there's audit that is going to happen in the case of service tax, तो ये आपको उसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह देनी है। तो आपको ये देखना है कि क्या ऑडिट कंडक्ट हुआ है। सेक्शन 72A बेसिकली सर्विस टैक्स वाला जो ऑडिट है वो आपका कंडक्ट हुआ है तो आपको रिपोर्ट लेनी है। बट क्योंकि अभी जो सर्विस टैक्स है वो भी एबॉलिश हो चुका है, वो रिप्लेस हो चुका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, सो ये वाला क्लॉज भी हमारे पर एज सच एप्लीकेबल नहीं होता है। Now there is this last clause which is clause 40 of Form 3CD. So there कुछ clauses देखो, अभी जैसे 44 क्लॉजेस हैं, अभी तो खत्म करना है ये पूरा का पूरा, तो अगर आप देखो तो देयर आर सम क्लॉजेस, अगर आप अपनी कंपनी को ज्यादा अंडरस्टैंड करो, सो मे बी देयर 44 क्लॉजेस, बट जो रिलेवेंट क्लॉज आते हैं किसी भी कंपनी के लिए वो हार्डली आई थिंक 20 to 30 ही होते हैं। 20-25 क्लॉज होते हैं जिसमें आपको डिटेल्स मेंशन करनी होती है। सो देयर मे बी 44 क्लॉजेस, लाइक कुछ क्लॉजेस में तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या होता है, नेम ही तो होता है कंपनी का, तो वो तो ऑल दो लिखा वही होता है। सेकंड वाले में, थर्ड फोर्थ वाले में हमें सिर्फ जीएसटी नंबर मेंशन करने हैं। सो दिस रिपोर्ट इज नॉट सच टिपिकल कि आप इसको जब फाइल करो या इसको चेक करो तो इसमें कुछ है, सिर्फ अपने कुछ क्लॉजेस को ध्यान में रखना है एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है। सो कुछ क्लॉजेस होंगे जो कि एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। सो अगर आप रियल में देखो तो हार्डली 30 to 35 मैक्स टू मैक्स एप्लीकेबल होते हैं, इससे ज्यादा एप्लीकेबल आप पर नहीं होते। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, मैं ये नहीं बोल रही कि 44 के 44 नहीं होते, बट यस अगर आप ज्यादा कंपनीज के बारे में देखो, अगर एक मेजर कंपनीज का डेटा लें तो हमारा वो इन्हीं में कवर हो जाता है।
सारे क्लॉज में डिटेल्स भी नहीं एंटर होती है, सो देयर इज नो नो नो। और अगर आप अपनी कंपनी को अच्छे से समझते हो, सो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या जो भी आप उसमें बना रहे हो. So this last clause 40 of Form 3CD that we are going to discuss today and then conclude our session here. So this is clause number 40, which talks about the details of the turnover, gross profit, etc. for the previous year and preceding previous year. So आपको यहाँ पे previous year, preceding previous year में जो आपके turnover है और जो ratios हैं वो आपको define करनी है. So what is total turnover of the assessee? ये आपको mention करनी है previous year और preceding previous year में. Gross profit turnover क्या है, net profit क्या है, stock in trade, material consumed, finished goods. The details required to be furnished for principal item of goods traded or manufactured or services rendered. तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें देखना है. अच्छा, मेरा क्वेश्चन आता है कि क्या टर्नओवर में अदर इनकम इंक्लूड होती है? द आंसर इज नो. सो सपोज करो देयर इज एन असेसी जिसकी टर्नओवर से 50 लाख है एंड उसको अदर इनकम भी हो रही है 2-3 लाख रुपए की, जो कि उसके बिजनेस से नहीं हो रही, एफडी करा रखी है तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इस टाइप से उसकी इनकम हो रही है. तो क्या यहाँ पे जो क्लॉज 40 में मैं यहाँ पे जो टर्नओवर मेंशन करेंगे, क्या उसमें मैं वो 1 और 2 लाख जो मेरे को 2 लाख एग्जाम्पल लेते हैं तो 50 लाख की टर्नओवर है और 2 लाख का मेरा अदर इनकम है, वो हम मेंशन करेंगे? द आंसर इज नो. हम यहाँ पे सिर्फ 50 लाख ही मेंशन करेंगे बिकॉज व्हाट इज द टर्नओवर? टर्नओवर इज बेसिकली समथिंग जो कि आपके बिजनेस से हो रही है, दैट इज द टर्नओवर. एंड इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज अदर इनकम अदर देन द बिजनेस दैट यू आर जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो वाली चीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी. तो अभी आपको देखना है कि क्या क्या डिटेल्स चेक करनी है. Whether the details of turnover, gross profit, etc. for the preceding year and the previous year have been obtained, whether the same have been checked, verified and accordingly calculated the ratios to report under this clause. आपको gross profit लेना है, आपको stock in trade की वैल्यू लेनी है, ये सारे डिटेल्स मेंशन करके आपकी रेशियोज अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें कैलकुलेट हो जाती है. चेक whether relevant previous year figures are taken from previous year audit report. आपको relevant previous year की फिगर लेनी है, वो भी आप साइन बैलेंस शीट से ले, so that is much better. So there are some मतलब आपको डेटा से नहीं लेनी है फिगर, आपकी जो ऑलरेडी साइन बैलेंस शीट होगी उससे आप प्रीवियस ईयर की फिगर्स को डाल सकते हो. इन केस द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, वेदर द रिपोर्टिंग हैज बीन डन एज पर guidance note in para 3 और para 5 of form 3CA has as the case में भी. अगर सपोज करो प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, दिस ईयर में टैक्स ऑडिट हुआ है, तो क्या आपको प्रीवियस ईयर की डिटेल डालनी होगी? द आंसर इज यस. तो भी आपको डिटेल डालनी होगी इसमें, और ये आपकी क्योंकि करंट ऑडिट फाइल से रिलेटेड है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड ये आज हमारा पार्ट नंबर 9 था जो कि हमने कंक्लूड किया है टिल क्लॉज 40 ऑफ फॉर्म 3CD एंड देयर वुड बी नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 10 होगा, जहाँ पे हम क्लॉज 41 to 44 इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एंड व्हाट आर द डिटेल्स दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड इन द सेम, ये हम लोग देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सीरीज. सो दिस टैक्स और चेकलिस्ट सीरीज बेसिकली 10 पार्ट्स में डिवाइड की हमने. We tried our best कि हम इसमें अपने best efforts लगाए, and if you have any queries then you can write it down in the comment section or you can also email me whenever हमें अच्छा लगता है जब भी आपकी queries आती हैं. So please like, share, subscribe our YouTube channel and we will always try कि हम आपकी queries को जल्दी से जल्दी solve करें. So keep liking and sharing. Thank you so much.